In this lecture, we will discuss about the neuron action potential. First of all, what is neuron action potential? Action potential क्या होती है कि नॉर्मली जो न्यूरॉन एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे होता है, उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव आयंस की जो है वो इन्फ्लक्स की वजह से न्यूरॉन के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। पॉजिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो सेल जो है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ जाते हैं और जिसकी वजह से जो है वो न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाती है। मींस कि जो न्यूरॉन है वो डीपोलराइज होता है और वो वोल्ट डिपोलराइज होता है और वो सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है। इसको कहते हैं न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर इसमें हम स्टेप्स देखें तो आपने जो याद रखनी चीज़ें जो इसमें क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, व्हाट इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन? सो इट्स अ 75 मिलीवोल्ट। इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो 75 मिलीवोल्ट होती है, वन वाली। अगर इसमें देखो तो वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एंड दिस इज़ द वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल। तो ये फर्स्ट पे जो है ये क्लोज होती हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एंड पोटाशियम चैनल जो है वो क्लोज होती हैं। लेकिन क्या होता है जब हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो सोडियम इन्फ्लक्स होती है एंड उस वक्त जो है वो पोटाशियम चैनल क्लोज होती हैं, ये चैनल क्लोज होती हैं। तो पॉजिटिव आयन जब अंदर आते हैं तो क्या होता है कि ये हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है ये थ्रेशोल्ड की तरफ जाता है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज़ -55 मिलीवोल्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। -5 मिलीवोल्ट इज़ अ एक्शन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल फॉर द न्यूरॉन्स। नेक्स्ट जो है क्या होता है कि जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाती है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आप देखो कि सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाते हैं एंड पोटाशियम चैनल ओपन हो जाते हैं और जिसकी वजह से पोटाशियम रिलेटिव परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और जो सोडियम रिलेटिव परमेबिलिटी वो कम हो जाती है एंड पोटाशियम परमेबिलिटी ज़्यादा होती है और पोटाशियम जो है सेल से आउट होना शुरू हो जाता है और पॉजिटिव आयन मीन्स सेल से बाहर निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है रिपोलराइजेशन होती है और सेल के अंदर से नेगेटिविटी जो है वो निकल जाती है और पॉजिटिव आयन सारी निकल जाती हैं और सेल जो है वो दोबारा एट अ नेगेटिव स्टेज पे आ जाता है। एंड फोर्थ जो है वो फोर्थ सेल स्टेज जो है वो पे हमारे पास अगेन जो है सोडियम एंड पोटाशियम चैनल क्लोज होते हैं। मींस आपने याद रखना है कि एट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटाशियम एंड सोडियम एट द रेस्ट। वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटाशियम चैनल जो है वो क्लोज होते हैं एंड मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन में क्या होता है सोडियम चैनल एक्टिवेट होती हैं और ओपन करती हैं लाइक इस जगह पे और सोडियम जो है वो इन्वर्ट जाती है एंड मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन जो है वो सोडियम इनएक्टिवेशन गेट जो है क्लोज होते हैं पीक पोटेंशियल पे और स्टॉप कर देती हैं सोडियम इन्फ्लक्स को एंड पोटाशियम एक्टिवेशन जो है वो गेट्स ओपन हो जाती हैं और पोटाशियम फ्लो जो है आउटवर्ड हो जाता है। देन मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है इसमें पोटाशियम चैनल जो है इसमें गेट जो है आर स्लो टू क्लोज एंड एक्सेसिव पोटाशियम इन्फ्लक्स। अगर आप देखो तो फोर्स इस एरिया में जो है वो एक्सेसिवली जो पोटाशियम है उसकी इफ्लक्स होगा, पोटाशियम सेल से बाहर जाएगी, पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर जाएगा विच लीड टू द डिपोलराइजेशन एंड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो दोबारा बैक जो है वो रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं एंड सोडियम पोटाशियम पंप रिस्टोर जो है वो दोबारा आयन कंसनट्रेशन में आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल है इस टोटली डिपेंड ऑन सोडियम। तो आपने सोडियम इनफ्लक्स पे याद रखना होती हैं एंड रेस्टिंग इज 75 एंड थ्रेशोल्ड 55 मिलीवोल्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सेंसरी रिसेप्टर्स। receptor types are the free nerve ending which is alpha delta and C fibers and alpha and A delta fibers like alpha gamma fibers जो होते हैं, अल्फ़ा gamma fibers होते हैं मोस्टली फास्ट फाइबर्स होते हैं, ये माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं एंड सी फाइबर्स आर द स्लो अनमाइलिनेटेड एंड ए डेल्टा जो होती हैं प्लेन इज़ फास्ट होती हैं लाइक ये फास्ट फाइबर्स होती हैं, ठीक है। एंड बट अ सी इज़ अ स्लो फाइबर्स होती हैं। ए फाइबर जो है वो फास्ट होते हैं, अल्फा डेल्टा जो होती है फास्ट होती हैं एंड सी जो है वो स्लो अनमाइलिनेटेड होती हैं।
ऑल टिश्यू एक्सेप्ट कार्टिलेज और आई लेंस के अलावा जितनी भी बॉडी के स्किन्स वगैरह में होती हैं, ऑल टिश्यूज़ में जो है नर्व एंडिंग्स होती हैं, और ये इंपॉर्टेंट होती हैं पेन एंड टेम्परेचर, क्योंकि ये नर्व एंडिंग जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के साथ, जो है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के साथ एसोसिएटेड होती हैं, विच कैरी द सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। मिसनस कार्पसल्स क्या होते हैं? दीज आर द लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स एंड अडॉप्ट क्विकली, एंड दीज आर द ग्लैब्रस हेयरलेस स्किन के ऊपर होते हैं, लाइक सोल्स और पाम एंड सोल्स के ऊपर। दे सेंस द डायनेमिक फाइन लाइट टच एंड लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, फाइन लाइट टच एंड लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एंड स्किन इंडेंटेशन मोस्ट कॉमनली मिसनस कार्पसल्स के थ्रू जाती है। पिसिनियन कार्पसल्स जो है वो लार्ज माइलिनेटेड अडॉप्ट क्विकली होते हैं। दीज आर प्रेजेंट ऑन द डीप स्किन लेयर्स एंड लिगामेंट्स और जॉइंट्स के, लाइक ये वाइब्रेशन वगैरह के रिलेटेड होती हैं। हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन एंड प्रेशर जो है ये पिसिनियन कार्पसल्स जो है वो कैरी करती हैं। देन मार्कर डिस्क जो होते हैं लार्ज माइलिनेटेड एंड अडॉप्ट स्लोली, सो दीज आर प्रेजेंट ऑन फिंगर टिप्स एंड सुपरफिशियल स्किन के ऊपर होती हैं। सो दे मेंटेन द प्रेशर डीप स्टैटिक टच लाइक शेप एजेस वगैरह को, लाइक अगर हमारे फिंगर टिप्स हैं तो हमने अपनी फिंगर टिप से जो है वो देखना होता है। आपने जब भी अगर नेक्स्ट टाइम फिंगर टिप से किसी चीज़ को देखना है, किसी चीज़ को फील करना है, तो दीज सेंसेशन कैरीड बाय द मार्कर डिस्क के थ्रू जाती हैं। ठीक है, मार्कर डिस्क के थ्रू, लाइक ये फॉर एग्जांपल अगर हमारी फिंगर है तो यहाँ पे जो है वो मार्कर डिस्क होंगी। नेक्स्ट है रफीनी कार्पसल्स, दीज आर द लार्ज माइलिनेटेड intervened among the collagen fiber bundles adopts slowly, also present on the fingertips और joints के ऊपर होती हैं। stretch and joint angle changes वगैरह में जो है वो रेफिनी कार्पसल्स होते हैं, लाइक एक्सेसिवली अगर कोई जॉइंट जो है वो मूव करे तो उसमें एक्सेसिवली अगर वो एंगल चेंज करे तो उसमें एक्टिवेट होते हैं रेफिनी कार्पसल्स। मीन ये हमारी जॉइंट्स को प्रोटेक्शन के लिए, हमारी बोन्स की प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। नर्व एंडिंग्स, आपने इनके लोकेशन अद करनी है और इनके फंक्शन कौन सी सेंसेशन लेके जाते हैं ये डिफरेंट। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल अगर इस पिक्चर में देखें, दीज आर द नर्व ट्रंक, एपिन्यूरियम इज़ द आउटर लेयर, पेरिन्यूरियम इज़ द इनर लेयर जो कि एक सिंगल फाइबर को कवर करती है, एंड इंडोन्यूरियम इज़ द इनर लेयर जो कि इंडोन्यूरियम जो है वो इनर लेयर है जो एक सिंगल नर्व फाइबर को कवर करती है। पेरिन्यूरियम जो है वो एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को कवर करती है। एंडोन्यूरियम इज द थिन स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो इन शीट एंड सपोर्ट द इंडिविजुअल माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, एंड इज द इनर मोस्ट लेयर। आपने याद रखना है इट्स द इनर मोस्ट लेयर, एंड इनर मोस्ट लेयर है। एंड मे बी डैमेज जो है गुइलेन-बेरे सिंड्रोम में हो सकती है। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम क्या होता है? इट्स एसोसिएटेड विद कंपाइलोबैक्टर जेजुनई ग्राम पॉजिटिव कर्व्ड ऑक्सीडेस पॉजिटिव जो है वो इन्फेक्शन में होता है। मोस्ट कॉमनली ये पोल्ट्री के रिलेटेड जो इन्फेक्शन होता है का ब्लडी डायरिया काज करता है, और इन्फेक्शन के बाद डिफरेंट इम्यूनोजेनिक रिएक्शन होता है और एंटीजन प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको डैमेज करती हैं, लाइक श्वान सेल्स को डैमेज करती हैं, जिससे असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। इसको गुइलेन-बेरे सिंड्रोम कहते हैं। देन पेरिनियम पेरिन्यूरियम इज़ अ ब्लड नर्व परमिएबिलिटी, मीन्स कि ये ब्लड नर्व परमिएबिलिटी बैरियर जो है वो पेरिन्यूरियम मेंटेन करता है, और फेजिकल्स ऑफ बंडल फाइबर्स के दरमियान ये ऊपर सराउंड करता है उसको। नेक्स्ट इज़ द एपिन्यूरियम इज़ आउटर डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट सराउंड द इंटायर नर्व, एंड फेजिकल्स एंड ब्लड वेसल्स लेयर जो है इसमें होती हैं। तो काइंडली आपने ये याद रखना है, इंडोन्यूरियम इज़ द इनर, एंड इंडोन्यूरियम जो है वो कौन से डैमेज होता है? गुइलेन-बेरे सिंड्रोम में डैमेज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। और पेरिन्यूरियम जो है वो ब्लड नर्व बैरियर में इंपॉर्टेंट होता है, एंड जो एपिन्यूरियम में होता है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, आउटर लेयर पे होता है। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्मेटोलाइसिस। व्हाट इज़ कर्मेटोलाइसिस? रिएक्शन ऑफ द न्यूरोनल सेल बॉडी टू एक्सोनल इंजरी, लाइक इफ़ देयर इज़ एनी एक्सोनल इंजरी, कोई भी एक्सोनल इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूरॉन का उस इंजरी के अंगेज से एक रिएक्शन होगा। सो चेंजेस रिफ्लेक्ट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन एफर्ट टू रिपेयर द डैमेज एक्सोन। लाइक फॉर एग्जांपल एक हमारे पास न्यूरॉन है, ये हमारे पास न्यूरॉन है, यहाँ पे इंजरी हुई है, यहाँ पे इंजरी है, तो इंजरी जो है हुई है तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे कि
ये एक तो प्रोटीन सिंथेसिस को ज़्यादा कर देगा, क्योंकि ये डैमेज को जो एक्सोन है उसको काउंटरएक्ट करने के लिए, एंड देयर विल बी राउंड सेलुलर स्वेलिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियस टू द पेरिफेरी। अगर हम देखें तो राउंड सेलुलर स्वेलिंग होगी, दिस वन इज़ द राउंड सेलुलर स्वेलिंग, एंड न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल की तरफ जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंड आल्सो देयर इज़ अ डिस्पर्शन ऑफ नीजल सबस्टांस थ्रू द साइटोप्लाज्म। सो दीज आर द नीजल सबस्टांस, दीज नीजल सबस्टांस आर द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये पूरे जो है वो सेल बॉडी के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे। और क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दीज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है फॉर रिपेयरमेंट ऑफ द डैमेज न्यूरॉन। एंड व्हाट सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें मैकेनिज्म होता है उसको कहते हैं विलेरियन डिजनरेशन। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट्स अ disintegration of the axons and myelin sheet distal to the site of axonal injury with macrophage removing debris. Proximal to the injury, the axon retract and cell body support new protrusion of that grow toward the other neuron for potential innervation and serve as a preparation for the axonal regeneration and functional recovery के लिए important होते हैं। इसमें अगर आप देखो, इस पिक्चर में अगर आप देखो कि हमारे पास दिस इज़ द साइट ऑफ डैमेज। सो प्रोक्सिमल टू द साइट ऑफ डैमेज देयर इज इंक्रीज प्रोटीन सेंसिटिव लाइक सेलुलर स्वेलिंग, एंड आल्सो देयर विल बी displacement of nucleus to the periphery and dispersion of the nasal substance, and distal to the damage there is Wallerian degeneration, and proximal जो है वो क्रोमेटोलाइसिस होता है। लाइक क्रोमेटोलाइसिस क्या होता है कि इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, और इसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं, तो आपने ये तीनों चेंजेस क्रोमेटोलाइसिस में याद रखने हैं। राउंड सेलुलर स्वेलिंग, डिस्पर्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड nasal substance dispersion, and distal to the injury there is a Wallerian degeneration like माइक्रोग्लाया इन्फिल्ट्रेशन होती है, माइलिन जो है डिब्राइडमेंट होती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन है और यहाँ पे जो है वो डैमेज है, प्रोक्सिमल जो है वो क्रोमेटोलाइसिस होगा, एंड डिस्टल जो है वो इस जगह पे Wallerian डिजेनरेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने इसको रिमेंबर करना है। Then we will discuss about neurotransmitters changes with different diseases. Like acetylcholine is produced by nucleus of myelinated forebrain से ये produce होता है, and most importantly अल्जाइमर डिजीज़ में लेवल इसका कम हो जाता है, एंड हंटिंगटन डिजीज़ जो है ना इसमें भी कम, एंड पार्किंसन डिजीज़ में इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पार्किंसन में डोपामिन कम हो जाता है नाइट्रोस्ट्राइएटल पाथवे का डिस्ट्रक्शन की वजह से, तो जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा होता है। तो आपने एक इसकी लोकेशन याद रखनी है। एसिटाइलकोलिन जो है वो न्यूक्लियस ऑफ मायनेट फोरब्रेन से प्रोड्यूस होता है, और अल्जाइमर डिजीज़ में कम होता है, जिसके क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन कोलिनर्जिक सिस्टम इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद आवर मेमोरी के रिलेटेड होता है, मेमोरी फार्मेशन, और इसी वजह से अल्जाइमर डिजीज़ में डायमेंशिया होता है, मेमोरी लॉस होती है, और इसी वजह से इसमें कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट डोपामिन फ्रॉम द वेंट्रल टेगमेंटम एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा, SNC मीन्स सब्सटेंशिया, दीज आर द सब्सटेंशिया नाइग्रा। सो ये प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन में। सो डिप्रेशन के अंदर इसका लेवल कम हो जाएगा, एंड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, एंड हंटिंगटन डिजीज़ में भी डोपामिन लेवल ज़्यादा हो जाएगा, एंड पार्किंसन डिजीज़ में डोपामिन लेवल कम हो जाता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द नाइट्रोस्ट्राइएटल डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से। एंड नेक्स्ट जो है गाबा इज़ एन इनहिबिटरी न्यूरॉन विच प्रोड्यूस फ्रॉम द न्यूक्लियस अकम्बस इज़ अ बेसल गैंग्लिया से प्रोड्यूस होता है। सो इट्स एसोसिएटेड विद एंग्जाइटी में कम हो जाता है, एंड हंटिंगटन डिजीज़ में जो है वो गाबा कम हो जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन मोस्ट कॉमनली लोकस सेलुलस लाइक पोन्स के अंदर होता है, एंड एंग्जाइटी में ज़्यादा हो जाता है, और डिप्रेशन के अंदर जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन कम हो जाता है। एंड सीरोटोनिन इट्स अ न्यूक्लियस रेफे लाइक ब्रेन स्टेम से प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियस रेफे ब्रेन स्टेम में होते हैं, एंड एंग्जाइटी में जो है वो कम हो जाएगा, एंड आल्सो डिप्रेशन में कम हो जाएगा, और उसके अलावा जो है वो पार्किंसन डिजीज़ के अंदर जो है वो कम हो जाएगा ये।
सीरोटोनिन। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट meninges। meninges आर द कवरिंग ऑफ द ब्रेन। लाइक meninges जो हैं वो हमारे ब्रेन की कवरिंग है। दीज थ्री मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम, कहाँ से ड्राइव होती हैं, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, न्यूरोक्रिस्टल एंड द मेसोडर्म। ड्यूरामेटर इज़ द इनर मोस्ट इज़ द आउटर थिक लेयर। ड्यूरामेटर जो है वो आउटर थिक लेयर होती है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द ड्यूरामेटर, जो कि स्कल को क्लोज टू द स्कल होती है। एरिकनाइड मैटर इज़ द मिडल लेयर, contains the web like connection, and pia matter is a thin fibrous layer जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ एडहेयर होती है, क्लोजली एडहेयर होती है pia matter। CSF flows in the subarachnoid space and located between the arachnoid and pia matter. There is a epidural space. So epidural space is a potential space between the dura mater and the skull vertebral column containing the fat and blood vessels. So site of blood collection associated with middle meningeal artery injury के साथ associated होती है। Most commonly epidural space में middle meningeal artery में जो है वो डैमेज की वजह से जो है वो epidural space के अंदर blood accumulate होता है। Then है ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर आप पिक्चर को देखो तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं, कैपिलरी ल्यूमेन एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, टाइट जंक्शन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स एंड एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेस। सो ये मिल के जो है वो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। सो दे प्रिवेंट द ब्लड सबस्टांस लाइक बैक्टीरिया ड्रग्स रीचिंग द CSF और फॉर्म बाय 4 स्ट्रक्चर्स। आपने स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स? दीज आर द टाइट जंक्शन बिटवीन द नॉन फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम। अगर हम देखें तो ये है टाइट जंक्शन। एंड नेक्स्ट जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पेरिसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेस। टाइट जंक्शन बिटवीन द एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पेरिसाइट एंड एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेस होते हैं। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड जो है वो क्रॉस स्लोली बाय कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से पास हो जाती हैं। लेकिन जो नॉन पोलर और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होती हैं वो इजीली डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस को इजीली डिफ्यूज़ करता है, लेकिन ग्लूकोज अमाइनो एसिड जो है वो कैरियर के थ्रू जाते हैं। Circumventricular organs with fenestrated capillaries and no blood barrier allow molecules to in blood to affect the brain function. Like कुछ एरिया होते हैं ब्रेन के अंदर जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, हम उनको सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? एरिया पोस्ट्रीमा में होता है। सो दीज आर द वॉमिटिंग सेंटर, कीमोथेरेपी। लाइक अगर हमारे ब्लड में कोई टॉक्सिन है, उस टॉक्सिन को डिटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होना चाहिए। और ये एरिया जो है वो हमारा एरिया पोस्ट्रीमा होता है, कीमोटैक्टी जोन होता है, वहाँ पे नहीं होता। OVLT इज़ अ ऑर्गेनम वेस्कुलोसम लैमिना टर्मिनलिस, इट्स अ ओस्मो रिसेप्टर और न्यूरोसिक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ इंटर जो सर्कुलेशन में आती हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस मीन्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ADH से रिलीज़ करता है, वहाँ पे क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। तो ये ऑर्गन्स आपने याद रखनी है। ये एरिया सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स जो हैं, एक एरिया पोस्ट्रीमा, OVLT ऑर्गेनम वेस्कुलोसम लैमिना टर्मिनलिस एंड आल्सो न्यूरोसिक्रेटरी प्रोडक्ट जो है वो ब्रेन में होती है, लाइक न्यूरो हाइपोफाइसिस जहाँ से ADH रिलीज़ होता है। एंड इफ़ देर इज़ अ ब्लड ब्रेन डिसरप्शन, सो व्हाट कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? लाइक एनी स्ट्रोक में वेजोजेनिक एडीमा होगा, ठीक है, वेजोजेनिक, क्योंकि स्ट्रोक में जो है वो हमारी ब्लड वेसल डिसरप्शन होगी और वेजोजेनिक एडीमा होगा। एंड हाइपर ओस्मोलर एजेंट लाइक मैनिटोल कैन डिसरप्ट द ब्लड ब्रेन बैरियर, इंक्रीज परमेबिलिटी टू द मेडिकेशन। तो मैनिटोल क्या है? इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन या सेरेब्रल एडीमा में हम मैनिटोल देते हैं। तो वो मैनिटोल क्या करती है? वो ब्लड ब्रेन बैरियर को डिस्टर्ब करती है और जिससे जो है वो फ्लूइड को ब्रेन से बाहर निकालती है। एज अ ओस्मोटिक डायूरेटिक जो है वर्क करती है। मैनिटोल इज़ अ ओस्मोटिक डायूरेटिक जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को डिस्टर्ब करके हमारे ब्रेन से जो है वो वाटर को रिमूव करती है और एडीमा को कम करती है। देन है वॉमिटिंग सेंटर, इट्स कोऑर्डिनेटेड बाय NTS इन द मेड्यूला विच रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कीमोटैक्टी जोन, ठीक है। और कीमोटैक्टी जोन जो है वो कीमो ट्रिगर जोन CTZ इज़ अ कीमो ट्रिगर जोन।
और मोस्ट कॉमनली ये लोकेटेड कहाँ पे होता है, एरिया पोस्ट्रीमा में, प्यूक स्ट्रीमा भी इसको कहते हैं, और फोर्थ वेंट्रिकल में होता है, क्योंकि ये एरिया होता है जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ ये डिटेक्ट करता है एनी टॉक्सिन, एनी बैड थिंग इन द ब्लड डिटेक्ट करता है, जिससे जो है वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देता है, ताकि वो और ज़्यादा जो है वो चीज़, अगर हमने कोई टॉक्सिन जो है वो इंजेस्ट कर लिया, अगर हमने कोई चीज़ खा ली है, कोई टॉक्सिन, कोई टैबलेट, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर जहाँ पे एरिया पोस्ट्रीमा ब्लड में उसको डिटेक्ट करेगा और जो है हमारे कीमो ट्रिगर्स उनको एक्टिवेट कर देगा और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है जीआईटी सेंटर्स में वेगस नर्व के थ्रू एंड वेस्टिबुलर सिस्टम एंड सीएनएस एंड कीमो ट्रिगर जोन्स एंड एडजेसेंट जो वॉमिटिंग सेंटर होता है न्यूक्लियाई इनपुट थ्रू 5 मेजर रिसेप्टर्स के थ्रू जो है ये न्यूक्लियाई लेती हैं। तो आपने ये रिसेप्टर्स याद रखने हैं। फर्स्ट हिस्टामिन, मस्करेनिक रिसेप्टर्स, न्यूरोकाइनिन, डोपामिन एंड सीरोटोनिन। हिस्टामिन, muscarinic and neurokinin and dopamine or serotonin. So serotonin and dopamine and neurokinin antagonists treat the chemotherapy induced vomiting. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो सीरोटोनिन है, डोपामिन है, न्यूरोकाइनिन है, ये कीमोथेरेपी इंड्यूस करते हैं। तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? अगर डोपामिन एंड सीरोटोनिन जो है ये एक्यूट कंडीशन में देते हैं, एक्यूट कंडीशन में, लाइक आफ्टर 2 से 3 आवर आफ्टर कीमोथेरेपी 2 से 3 आवर अगर वॉमिटिंग स्टार्ट होगी तो हम सीरोटोनिन एंड डोपामिन एगोनिस्ट लेंगे। न्यूरोकाइनिन हम डिले वॉमिटिंग में देते हैं, लाइक आफ्टर 24 आवर्स के बाद। एंड हिस्टामिन एंड मस्करेनिक एंटागोनिस्ट ट्रीट द मोशन सिकनेस, लाइक स्कोपोलामिन मोशन सिकनेस वगैरह में। एंड H1 एंटागोनिस्ट ट्रीट द हाइपरमेसिक ग्रेविडेब्रम। हाइपरमेसिक ग्रेविडेब्रम क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक्सेसिव बीटा एचसीजी की वजह से वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें फिर हम H1 एंटागोनिस्ट देंगे हाइपरमेसिक ग्रेविडेब्रम में।